शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं सैम खान। सैम कहते हैं, मैं सिंध की सिटी लांधी का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों का एक डेयरी फार्म है और वहाँ पर उसके रास्ते में ही बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है, जहाँ से मुझे रोज़ दिन में 2 बार गुज़रना होता है, एक दोपहर के 3 बजे और एक रात के 3 बजे। हम लोगों का काम है, लेकिन जब मैं रात के टाइम वहाँ से गुज़रता हूँ तो मेरा बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाता है और मेरा जिस्म भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। मैं अक्सर ये चीज़ महसूस करता हूँ। 2018 3 जून की बात है। मैंने रात का खाना खाया, उसके बाद मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला टाइम का, रात के 1:30 बज गए। मुझे बहुत सा भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर अपने लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। मैं उठा, मैंने अपने कंपाउंड से अपना बाइक बाहर निकाला, स्टार्ट किया और जाने लगा। अब जो कब्रिस्तान वाला रोड था मुझे उसी की तरफ से होकर जाना था। जैसे मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि सामने से कुछ लोग जनाजे वाली चारपाई उठाकर ला रहे हैं, जैसे किसी का जनाजा है। मैंने बाइक एक साइड पर रोक लिया। इतने में वो लोग जो थे वो जनाजा लेकर बिल्कुल मेरे पास आ गए। अब बिल्कुल सामने ही कब्रिस्तान का गेट था। उन लोगों ने कब्रिस्तान के गेट के बिल्कुल बाहर उस जनाजे वाली चारपाई को रख दिया, उस जनाजे को रख दिया। उनके साथ एक मौलवी साहब भी थे। मैंने उनमें से एक अंकल को ये कहा कि आप लोग यहाँ पर जनाजा क्यों पढ़वाने लगे हैं? इधर पास ही ईदगाह है जहाँ पर सबका जनाजा होता है, आप इनको, इस मैयत को वहाँ पर ले आएँ। लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और इतने में जो मौलाना साहब थे उन्होंने नमाज जनाजा शुरू करवाई। जैसे नमाज जनाजा हम सब ने पढ़ी, मैंने भी बाइक साइड पर खड़ा कर दिया और नमाज जनाजा पढ़ने लगा। अब मैं थोड़ा सा आगे भागा कि मैं जनाजे को कंधा देकर कब्रिस्तान के अंदर तक लेकर जाता हूँ। इतने में पीछे से एक और शख्स आया, उसने मुझे साइड पर कर दिया और ख़ुद जनाजे वाली चारपाई को पकड़ लिया। हम लोग सारे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। तभी मैं क्या देखता हूँ कि सामने एक कब्र खुदी हुई है और उसके पास बहुत से लोग लालटेन लेकर बैठे हुए हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई कि आजकल के दौर में भी ये लोग लालटेन लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो वैसे कब्रिस्तान में लाइट्स का भी बंदोबस्त था, तो वो जलवा लेते। मैंने कुछ भी नहीं कहा उनको, मैं चुपचाप उनके साथ आगे बढ़ता गया। अब जब तदफीन का वक्त आया, मैं फिर आगे बढ़ने लगा तो वो जो इमाम साहब थे उन्होंने मुझे इशारा किया कि पीछे हट जाओ। उन्होंने मुझे इशारा करके एक साइड पर होने को कहा, तो मैं एक कब्र के साथ होकर खड़ा हो गया। जैसे ही मैं वहाँ से निकलने लगा कि अब तदफीन का काम हो चुका है तो मुझे जाना चाहिए, वही जो इमाम साहब थे उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया और ये कहा कि दुआ के बाद जाना। मैं फिर वहाँ पर खड़ा हो गया। वो तदफीन हुई, सब ने दुआ की। इतने में वो जो इमाम साहब थे, मैं उनके पास से गुजर कर इजाज़त लेकर जाने लगा तो मैंने उनका चेहरा देखा। उनका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने इतना खूबसूरत चेहरा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। पता नहीं वो कौन थे कौन नहीं। उनको मैं देखकर जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला, अभी कब्रिस्तान से बाहर और कोई भी नहीं आया था, वो सब लोग वहीं पर मौजूद थे। मेरा बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि मेरे बाइक को क्या हो गया। मैंने सोचा कि मैं कब्रिस्तान में से किसी को आवाज़ देता हूँ और मदद के लिए बुला लेता हूँ। जैसे मैं कब्रिस्तान के गेट से अंदर मैंने झांक कर देखा, वहाँ पर ना कोई इंसान था, ना ही कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात। वो इतने ज़्यादा लोग जो अभी तदफीन कर रहे थे उनमें से कोई भी वहाँ पर नहीं था। ना वो कब्रिस्तान के गेट से बाहर आए तो फिर वो कहाँ गए, ये चीज़ देखने की देर थी। मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो हम लोगों के पड़ोस में, हम लोगों के जो नेबर हैं वो रहते हैं, उनका एक लड़का मेरे पास खड़ा था और मुझे ये कह रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बेहोश हो गए थे, कब्रिस्तान के गेट पर बेहोश पड़े थे, तुम्हारे भाई को बुलाया, अभी तुम्हें घर लेकर जाते हैं। मेरा भाई आ गया, मुझे घर लेकर गए।
मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताई तो सबका यही कहना था कि वो जो कोई भी थे वो नेक जिन्नात थे जो उस रात वहाँ पर किसी को दफनाने के लिए आए थे। ये वाक़या मैं कभी भी नहीं भूल सकता। आज भी जब वो दिन मुझे याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक स्टोरी थी जो सैम खान ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सैम आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सेंड्रीला शेयर कर रही हैं सिंध से। सेंड्रीला कहती हैं कि आज आपके साथ अपनी एक और खाला है, मेरी दूसरी खाला है, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ख़ौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी खाला लोगों ने अपना घर तामीर करवाना था तो कुछ दिन के लिए वो लोग मेरी दूसरी खाला थी उन लोगों के पास चले गए और मेरे खालू को ये कहने लगे कि जितने दिन हम लोगों का घर नहीं बनता हम लोगों के लिए रेंट पर किसी घर का बंदोबस्त कर दें। तो मेरे खालू ने ये कहा कि हम लोगों की ज़मीनों में, खेत खलिहानों में एक घर हम लोगों ने बनाया हुआ है, जितने दिन आप लोगों का घर नहीं बनता आप लोग वो घर ले लें। वो लोग भी मान गए। जाकर उस घर को देखा, काफ़ी बड़ा वो घर था, हवेली नुमा वो घर था। यहाँ तक कि उसमें 8 से 10 कमरे थे। इन लोगों को इतने ज़्यादा रूम्स की ज़रूरत नहीं थी। इन लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक 2 रूम्स को खुलवा लिया और वहाँ पर अपनी ज़रूरत का सामान रख लिया कि जितने दिन में हम लोगों का घर तामीर नहीं होता हम लोग यहाँ पर रह लेंगे। खाला कहती हैं पहली रात थी उस घर में, शदीद सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना था। जैसे ही हम लोगों ने सोना शुरू किया हम लोगों को उस घर में से इस तरह से आवाज़ें आने लगीं जैसे उस घर के बाकी कमरों में कोई मौजूद है। किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। यही नहीं, बाकायदा वहाँ पर किसी की चहलकदमी भी महसूस हो रही थी। हम लोगों को खासी हैरानी हुई कि ये कैसे मुमकिन है, इस घर में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। खैर फिर भी हम लोगों ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और हम लोग सर्दी में थे, सर्दी का मौसम था तो सबने ब्लैंकेट ऊपर लिए हुए थे। किसी ना दिखने वाले वजूद ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा डराना शुरू कर दिया। जो कोई भी हम लोगों में से ऊपर कंबल लेता था उसका ब्लैंकेट उतार कर बाहर सहन में फेंक देते थे, लेकिन जो कोई भी फेंकने वाला था वो नज़र नहीं आता था। सारी रात हम लोगों के साथ यही माजरा होता रहा। सहन से ब्लैंकेट उठाकर लाते थे और फिर वही काम शुरू हो जाता था। कभी ऐसा महसूस होता था बाकी के जो कमरे हैं उनके दरवाजे कोई खोलता और बंद करता है। यही नहीं, वहाँ से बाकायदा बातों की और किसी के होने का एहसास हो रहा था, बातें होने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि ये तो एक अकेला घर है, वीरान घर है, इसके सराउंडिंग में भी कोई घर नहीं है सिवाय खेत खलिहानों के, तो फिर यहाँ से किसकी आवाज़ें आ सकती हैं। हमें उन गैर मरे मखलूक़ात ने, उन जिन्नात ने बहुत ज़्यादा तंग किया। जैसे कैसे करके हम लोगों ने फजर तक का इंतज़ार किया। हम लोग वहाँ से रात के टाइम इसलिए नहीं निकले कि वो जिन्नात हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं। सुबह ये बात जाकर उन लोगों ने खालू को भी बताई, खाला को भी बताई और उनसे ये कहा कि आपने हमें ये बात क्यों नहीं थी बताई कि वो जगह सेबज़दा थी। जिन पर उनका ये कहना था हम लोग वहाँ पर बहुत कम रहते हैं, हम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जिन्नात इस तरह से आपको तंग करेंगे। फिर खाला लोग उतना अरसा खाला के घर ही रहे, दूसरी खाला के घर रहे और जब उनका घर बन गया तो अपने घर में चले गए। ये एक स्टोरी थी जो सेंड्रीला ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सेंड्रीला आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी प्रियंका नाइक शेयर कर रही हैं इंडिया से। प्रियंका कहती हैं कि आज आपके साथ मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो अभी रिसेंटली 1 हफ़्ता पहले की है। मेरे भाई के दोस्त हैं, उनके साथ ये हादसा हुआ। भाई के दोस्त हैं, वो जिस जगह पर रहते हैं उनके घर से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में एक ऐसा दरख्त है जो आधा कटा हुआ है और आधा ठीक है। यहाँ तक कि वो दरख्त मशहूर है कटा हुआ दरख्त, और उस दरख्त के बारे में ये बातें भी मशहूर हैं कि वहाँ पर जिन्नात पाए जाते हैं, वहाँ पर जिन्नात के असरात हैं। भाई के दोस्त अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर क्रिकेट मैच खेलने के लिए चले गए। अब वो लोग वहाँ पर अपना गेम खेल रहे थे तो भाई का वो जो दोस्त था वो जानबूझकर उसी दरख्त की तरफ जाकर फील्डिंग करने लग गया। उसको सबने मना किया कि उस तरफ ना जाओ, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया और बार बार ये कहने लगा कि कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है इस कटे दरख्त के पास। तभी एकदम से उसको इस तरह से आवाज़ें आने लगीं कि जिस तरह से उसका नाम लेकर उसको कोई बार बार ये कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत खड़े हो। इसके बावजूद वो लड़का वहाँ से नहीं उठा। तो एकदम से उसके सारे दोस्त क्या देखते हैं, उनके उस दोस्त को किसी ने हवा में उठाया हुआ है और वो अपनी जान छुड़वा रहा है और बार बार ये कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। जब सारे लड़कों ने ये चीज़ देखी तो उसकी तरफ भागे। उनमें से एक लड़का मुसलमान भी था। उसने फ़ौरन से कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दी। जैसे कुरान पाक की आयत शुरू की, वो जिस चीज़ ने उसको उठाया हुआ था उसने उसको ज़मीन पर गिरा दिया। वो लोग उसको उठाकर वहाँ से घर भागे और बहुत ज़्यादा डरे हुए थे।
तब वो लोग उसको लेकर, वही जो लड़का मुस्लिम था, एक आमिल को जानता था, उनके पास लेकर गए। उन्होंने पढ़ाई की तो उस दर्द के कुछ जिन्नात उसके जिस्म पर हाजिर हो गए। उनका ये कहना था, ये जानबूझकर हम लोगों के रास्ते में खड़ा था, इसको हमने 2 से 3 दफ़ा मना भी किया है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन इसने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब हम इसको नुकसान देंगे, अब हम इसको इसी तरह से डराएंगे। फिर वो जो आमिल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की, तावीज़ दिए और सख्ती से मना किया कि गलती से भी दोबारा उस ग्राउंड में मत जाना, वरना वो जिन्नात तुम्हें जानी नुकसान पहुंचा देंगे। 1 हफ़्ता पहले की बात है ये, और अभी भी भाई का वो जो दोस्त है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और कहता है कि मैं कभी भी उस तरफ नहीं जाऊंगा। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका नाइक ने शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका। पढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी आसिफ़ खान शेयर कर रहे हैं। आसिफ़ कहते हैं, मैं सिंध का रहने वाला हूँ और आपके साथ मेरा एक दोस्त असलम है। उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाला एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त जो है, उन लोगों की आदत है, अक्सर वो लोग जब काम से फ्री होते हैं तो सारे इलाके के मोहल्ले के लड़के बैठकर देर रात के बातें करते रहते हैं। कभी कभी मैं भी वहाँ पर चला जाता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हस्बे मामूल वो लोग अपने काम से आए और बैठकर बातें करने लगे। अब जहाँ पर असलम का घर है, असलम के घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। आप ये कह सकते हैं उसके घर की और कब्रिस्तान की एक ही दीवार है। उसके दोस्तों ने ये कहा कि बातों बातों में टाइम का तो पता ही नहीं चला, इतनी ज़्यादा रात हो गई है, तो चलो पहले हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं असलम, और फिर हम लोग अपने घर जाएंगे। जिस पर असलम ने ये कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर चला जाऊंगा, मेरा रोज़ का काम है, मैंने कौन सा पहली दफ़ा घर जाना है, तो तुम लोग जाओ। फिर भी उन लोगों ने ये कहा कि कब्रिस्तान के पास तुमने जाना है, साथ ही तो तुम्हारा घर है, तो कहीं इतनी रात हो गई है, तुम डर ना जाओ। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं डरता, तुम लोग जाओ। उसके दोस्त अपने घरों की तरफ चले गए और जो असलम था वो अपने घर की तरफ आने लगा। जैसे ही असलम कहता है कि मैंने अपने घर का रास्ता लिया और अपने घर की गली में अभी मैं दाखिल ही हुआ था, तो मैंने देखा वहाँ पर एक औरत खड़ी है। बिल्कुल कब्रिस्तान वाली तरफ से ही वो औरत चलती हुई आ रही थी। उस औरत ने मेरा नाम पुकारना शुरू कर दिया और बार बार मुझे ये कह रही थी, असलम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये कोई भी मोहल्ले की या मेरे घर की औरत तो हो नहीं सकती। जितना रात का टाइम हो चुका है, कोई भी औरत घर से बाहर क्यों निकलेगी। इसके बावजूद वो चुप नहीं कर रही थी और बार बार मुझे ये कह रही थी, असलम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। फिर भी उसने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही असलम कहता है, मैंने उसको क्रॉस किया, अभी मैं उससे 2 कदम आगे ही बढ़ा था तो उसने मुझे क्रॉस किया और मैंने उसे क्रॉस किया। वो पलटकर मेरे पीछे चलने लग गई। बार बार मुझे आवाज़ें दे रही थी, कभी रोने लग जाए, कभी आवाज़ें देने लग जाए, यहाँ तक कि मैं अपने घर के बिल्कुल पास पहुँच गया और वो भी बिल्कुल मेरे पीछे तक आ गई और बार बार ये कह रही थी कि मेरी बात का जवाब दो, तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। असलम को पता चल गया था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई गैर मरी मखलूक है, क्योंकि जैसे ही उसने असलम के पीछे चलना शुरू किया, उसकी आवाज़ बदल गई थी और पाँव में छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। असलम ने ज़ोर ज़ोर से अपने घर का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही घर वालों ने दरवाज़ा खोला, वो वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ, घर वालों ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि उसके बाद असलम के पीछे से बहुत ज़्यादा चीखों पुकार सुनाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब उसे होश आया तो सब घर वालों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था और तुम्हारे पीछे से इतनी ज़्यादा चीखने की आवाज़ें क्यों आ रही थीं। तो असलम ने ये कहा कि जैसे ही गली में मैं दाखिल हुआ तो वहाँ पर एक औरत थी जो कब्रिस्तान की तरफ से चलती हुई आ रही थी। अब ज़ाहिर बात है, कब्रिस्तान भी वहीं पर था और मेरा घर भी वहीं पर था और मैंने तो आना ही था। वो मुझे बार बार बुलाकर ये कह रही थी, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, ना ही उसकी तरफ पलट कर देखा है। जब वो बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हुई है, तब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और उसी खौफ की वजह से वो बेहोश हो गया। और जब असलम को घर में लेकर गए तो उसने रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा, काफ़ी ज़्यादा वो डर भी जाता था। फिर दम वगैरह करवाया एक आमिल साहब से, तो उनका ये कहना था कि दोबारा कभी भी इतनी रात को वहाँ से मत गुजरना, क्योंकि अगर तुम इतनी रात को वहाँ से गुजरोगे तो वो चीज़ तुम्हें दोबारा तंग करने की कोशिश करेगी। अब वो मगरिब के बाद ही अपने घर आ जाता है और वो कहता है कि मेरा दिल मानता ही नहीं है कि मैं इतनी रात तक बाहर रहूँ या उस रास्ते से गुजरूँ। ये एक स्टोरी थी जो आसिफ़ खान ने शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिफ़ खान आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी जावेद शेयर कर रहे हैं। जावेद कहते हैं, मैं भेरा का रहने वाला हूँ।
आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी अभी बिल्कुल नई स्टडीज़ मेरी कंप्लीट हुई थी, तो मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ देर रात के बाहर रहता था। रूटीन बन गई थी। हम लोगों का एक और दोस्त था, तो उसकी भाई की शादी थी। हम सारे दोस्त वहाँ पर गए हुए थे। मेहंदी का फंक्शन था, तो मेहंदी का फंक्शन काफ़ी ज़्यादा देर से ख़त्म हुआ। काफ़ी ज़्यादा हम लोग बैठे रहे, यहाँ तक कि तकरीबन 2:45 बजे का टाइम हो गया। तो मुझे घर से बार बार कॉल्स आ रही थी कि बहुत रात हो गई है, घर वापस आ जाओ। मैंने अपने दोस्तों को ये कहा कि अब मैं चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है। मेरे एक दो दोस्त और भी थे, उनका ये कहना था कि हम लोग मिलकर चले जाएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि नहीं, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे अब निकलना चाहिए। उनसे मैंने इजाज़त ली और मैं निकल पड़ा। और जो बाकी दोस्त थे, उनका ये कहना था कि हम लोग थोड़ी देर तक चले जाएंगे। मैं भी तैयार हुआ था, मेहंदी का फंक्शन था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, परफ्यूम वगैरह लगाया हुआ था। तो जैसे ही अब उन लोगों की जहाँ पर शादी थी, मेहंदी का जहाँ पर फंक्शन था, लड़के की मेहंदी थी, तो डेरे पर इंतज़ाम किया हुआ था सारा। वहाँ पर एक बाकायदा उन लोगों ने म्यूज़िक नाइट भी बनाई हुई थी, कुछ सिंगर्स को भी बुलाया हुआ था। मैं अब वहाँ से निकला, तो अगर मैं मेन वे से आता, मेन रोड से आता, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। मैंने सोचा कि सेंटर से एक दो पुराने रास्ते हैं, वहाँ से चला जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा। जैसे ही मैंने उनके घर की बैक साइड वाला रास्ता लिया, जहाँ पर वो डेरा था, उसकी बैक साइड वाला रास्ता लिया, वो सड़क काफ़ी ज़्यादा सुनसान थी। वो एक सिंगल रोड था, छोटा सा, और उसकी दोनों साइडों पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। उस रास्ते को दिन के टाइम भी लोग बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते थे। एक तो वो रास्ता किसी आबादी की तरफ नहीं जाता था, खेत खलियान और जंगलात का हिस्सा था, और दूसरा आ जाकर वो सिर्फ इन लोगों के डेरे तक या एक दो और लोग थे जिनके डेरे तक जाता था। इतना ज़्यादा ख़ास वो रास्ता चलता नहीं था। जैसे ही उस रास्ते पर मैं आया, वो सुनसान वीरान खाली सड़क थी बिल्कुल। मैं बाइक पर था, 2:45-3 बजे का टाइम होगा, और मौसम भी जो था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम था, सर्दियों का मौसम था। सर्दियों में वैसे भी रात बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा सुनसान और वीरान भी होती है। मैं आराम आराम से जा रहा था, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तभी मैं क्या देखता हूँ, एकदम से उसी सड़क के ऊपर मैंने एक बकरी को देखा। स्याह कलर की वो बकरी थी। पता नहीं वो कहाँ से आई, वो किस दरख्त के पीछे से निकली। वो मेरे बाइक के आगे आगे भाग रही थी। पहले वो आराम आराम से चल रही थी, फिर उसने भागना शुरू कर दिया। जब मैं उसको क्रॉस करता था, मैं अपना बाइक इस तरफ करता था, तो वो मेरे बाइक के बिल्कुल आगे हो जाती थी। अगर इस तरफ करता था, तो तब भी वो मेरे बाइक के बिल्कुल आगे हो जाती थी। यानी वो मुझे रास्ता नहीं दे रही थी। अगर मैं बाइक ज़्यादा तेज़ चलाता तो वो नीचे आती। मैं ये भी नहीं चाहता था। मैं बार बार हॉर्न दे रहा था, वो रुक ही नहीं रही थी। काफ़ी लंबी वो सड़क थी। अब मुझे बड़ी इरिटेशन हो रही थी। कभी वो बिल्कुल आहिस्ता हो जाती थी। अगर मैं राइट साइड पर होता था, राइट साइड पर हो जाती थी, लेफ़्ट साइड पर होता था, लेफ़्ट साइड पर हो जाती थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी ये क्या है और क्या नहीं। एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि मेरे पीछे भी कोई भागता हुआ आ रहा है, क्योंकि बाइक मैंने स्लो किया हुआ था उस बकरी की वजह से। पीछे से जो भागने की आवाज़ थी वो इस तरह की थी जिस तरह से कोई घोड़ा भागता हुआ आ रहा है, यानी घोड़े के पाँव की आवाज़ होती है, वो आवाज़ आ रही थी। अब मेरा खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लगा कि शायद डेरे से कोई आ रहा होगा। पहले डर लगा, और फिर मैंने सोचा कि शायद कोई आ रहा हो तो चलो मदद मांग लूँगा। वो जो बकरी मेरे बाइक के आगे आगे भाग रही थी, एकदम से वो बकरी गायब होगी। जैसे वो बकरी गायब हुई, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। वो आगे भागती भागती गायब होगी। बाइक की रोशनी में मैं स्याह कलर की बकरी को देख रहा था, और वो जो घोड़े की आवाज़ थी वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई। तभी मैं क्या देखता हूँ कि एक औरत है, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना है, गाय की तरह उसका चेहरा है। उसका जो कद है वो बिल्कुल दरमियाना सा कद है, और उसके पाँव घोड़े के हैं, और जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे और स्याह हाथ हैं। बिल्कुल भागती हुई वो मेरे बाइक के साथ आ गई, और वो डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। उसको देखने की देर थी। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, ये तो कोई चुड़ैल आफत मेरे पीछे लग गई है। मैंने बाइक तेज़ दौड़ाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने बाइक को तेज़ किया, वो मेरे पीछे इतनी तेज़ी से भाग रही थी, और जो मेरी हालत थी, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, और आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया था। इतना खौफ था। मुझे ये लगा कि जितना हो सके मैं तेज़ बाइक चलाता हूँ, शायद मैं बच जाऊँ। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी और कुरान पाक की जितनी भी सूरतें मुझे आती थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही वो रोड ख़त्म हुआ, वो भयानक चुड़ैल से मेरी जान छूट गई। वो उस रास्ते के ऊपर भटकती थी, उस रास्ते के ऊपर ही शायद वो रहती थी।
मैं अपने घर पहुंचा, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर वालों ने जब मुझे देखा वो बहुत ज़्यादा डर गए कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरी कमर के ऊपर खून के छींटे थे, मेरे कपड़ों के ऊपर। मैंने ऑफ वाइट कलर का सूट पहना था और मेरी कमर पीछे से बिल्कुल खून से भरी हुई थी। घर वालों को बहुत ज़्यादा देखकर डर लगा कि शायद मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है या मेरे ऊपर किसी ने हमला किया है। उस वक्त तो मैं कुछ बताने की कंडीशन में भी नहीं था। मैंने जैसे कैसे वो कपड़े चेंज किए, वज़ू किया, तब जाकर मेरी कुछ हालत ठीक हुई, लेकिन अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मैं मुसलसल सिर्फ़ और सिर्फ सबके चेहरे देख रहा था। अम्मी ने मेरे ऊपर दम किया, मुझे पानी पिलाया, कुछ मेरी हालत बेहतर हुई। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, चाय मुझे बनाकर दी फ़ौरन। मैंने उन्हें सारा माजरा बताया। अम्मी का ये कहना था कि जिस रास्ते से तुम गुजर रहे थे उस रास्ते पर उस चुड़ैल का असर होगा, तभी उसने तुम्हें अपना आप ज़ाहिर करवाया, क्योंकि तुम वहाँ पर बहुत रात से गुजर रहे थे। मुझे बहुत सा बुखार हो गया। अगले दिन अब्बू ने ये कहा कि दम करवाना लाजमी है, क्योंकि ये एक ऐसे रास्ते से गुजर कर आया है जो आसेब ज़दा था। हम लोगों के महल्ले की बैक साइड पर एक आमिल साहब थे, मौलाना साहब भी थे, वो दम भी किया करते थे, तावीज़ भी दिया करते थे। उनके पास गया, उनको सारी बात बताई। वो उस रास्ते के बारे में जानते थे। उनका ये कहना था कि आज से 50-60 साल पहले उस रास्ते पर उस चुड़ैल को एक आमिल ने ही कैद किया था, क्योंकि उसने उस दौर में वहाँ पर कुछ गांव हुआ करते थे जिनमें बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों को मारती थी, बहुत ज़्यादा औरतों को और बच्चों को नुकसान देती थी, लोगों को खा लेती थी, यानी जानी नुकसान पहुंचाती थी। तो उन्होंने उस रास्ते पर उसको कैद कर दिया था। तब से वो रास्ता, वो हिस्से ही वीरान हो गए। वहाँ पर जिन लोगों के डेरे थे वहाँ तक भी वो अक्सर जाया करती थी। मेरे दोस्तों को भी ये बात पता चल गई, वो लोग भी आए मुझसे मिलने। तो मेरे जिस दोस्त का उस तरफ डेरा था उसने भी ये बात मुझे बताई। उसका ये कहना था कि तुमने हमें बताया नहीं, जो तुम उस रास्ते पर निकल पड़े, वो रास्ता इस हद तक ख़तरनाक है कि शाम होते ही वो वहाँ पर घूमती फिरती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी जानवर के रूप में नज़र आती है, कभी इंसानों के रूप में नज़र आती है। उस रास्ते पर जो भी जाता है बहुत मुश्किल से वो बच सकता है। मेरे साथ अल्लाह का ख़ास करम था, बाइक था मेरे पास और मैंने आयत कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मैं बच गया। काफ़ी दिन मैं बीमार रहा, फिर मैं ठीक हो गया। दोबारा कभी भी मैं उस रास्ते पर नहीं गया। ये एक स्टोरी थी जो जावेद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ USA के एक शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैंने काफ़ी अरसा एक कंपनी में काम किया। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे ये कहा कि हम लोगों की एक लॉ कंपनी है, तुम वहाँ पर आ जाओ, रिसेप्शन पर हमें अक्सर किसी की ज़रूरत होती है। तो मैंने वहाँ पर जाकर ज्वाइनिंग दे दी। मेरा ये काम था कि अगर कोई भी क्लाइंट्स आते थे उनको मैंने रिसीव करना होता था, उनको उसके बाद अपॉइंटमेंट लेकर देनी होती थी। रिसेप्शन पर मेरा काम होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी शादी थी, तो हम लोगों की कंपनी के जितने भी लायर थे उन सब ने वहाँ पर शरीक होना था। तो मेरे दोस्त ने मुझे ये कहा कि तुम शाम को 6 बजे चले जाना, हम लोग आज नहीं आ सकेंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। मैंने वहाँ पर रिसेप्शन पर अपना काम किया। 1-2 और भी वर्कर होते थे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत काम किया। मैं आकर तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था, मैं आकर TV देखने लग गया। अब वो जो कंपनी थी उसका एक 2nd फ्लोर भी था। तभी मुझे ऊपर से किसी के चलने फिरने के, किसी के आवाज़ें देने की मुझे एहसास हुआ कि ऊपर से कोई आवाज़ें दे रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऊपर तो आज कोई गया ही नहीं है, फिर ये ऊपर कौन हो सकता है। मैं फ़ौरन से ऊपर गया। मैंने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन की सारी लाइट्स ऑन थीं। जैसे मैं वो लाइट्स ऑफ़ करने लगा, मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल फिर रहा है। यानी अगर मैं एक कमरे की लाइट ऑफ़ करता था तो ऐसा लगता था उस कमरे से निकलकर भागकर दूसरे कमरे में कोई गया है। उस कमरे की लाइट ऑफ़ करता था तो वो बाहर जहाँ पर उनका TV लाउंज था वहाँ तक वो चीज़ आ गई। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरा, मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जब पीछे पलट कर देखा तो मुझे सिर्फ चमकती हुई 2 आंखें नज़र आईं, लेकिन उसका वजूद नहीं था। मैं चीखें मारता हुआ नीचे भागा। वो रिसेप्शन पर जो 1-2 लोग थे, उन्होंने जब मेरी हालत देखी वो भी डर गए। उस वक्त भी ऊपर से किसी के भागने दौड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। हम लोगों ने जल्दी से उस ऑफ़िस को बंद किया। अगले दिन मैंने ये बात अपने दोस्त से शेयर की। CCTV फुटेज में सब कुछ देखा गया। वहाँ पर कोई वजूद नज़र नहीं आ रहा था। एक स्याह कलर का धुआं था जो उस पूरे अपार्टमेंट में घूम रहा था। कभी वो लाइटें ऑफ़ हो रही थी, कभी वो लाइटें ऑन हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया।
बहुत अरसा मैंने वहाँ पर फिर काम भी किया, लेकिन मैं ऊपर वाले पोर्शन पर नहीं जाता था। फिर मैंने बिलाखिर उस कंपनी को भी छोड़ दिया। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और इनको शेयर भी किया करें। जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसे ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें उनके चैनल को भी। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर इंशाल्लाह कल व्लॉग पोस्ट करूँगी, उसको ज़रूर विजिट करिएगा। जहाँ रहे खुश रहें। कल तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।